लेटर राइटिंग करते समय भी अगर आपकी स्थिति इस बालक की तरह अगर हो जाती है, अगर आप भी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, क्या ग्रामर यूज़ करना है, क्या फॉर्मेट यूज़ करना है, सैल्यूटेशन क्या होता है ना? इस तरह की बातें अगर दिमाग में आती रहती है, आपको बस ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहना है और जो भी आपको लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, तो आप अपने नोटबुक और पेन लेकर आप बैठ जाओ और इसमें मैं आपको इस पूरे वीडियो के बीच में 4-5 ऐसे टिप्स दूँगा, जो आपकी लेटर राइटिंग के लिए आपको बहुत ही सुविधाजनक होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो और कमेंट करके बताओ यदि आपको लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का डिफरेंस पता है। दोस्तों, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो होता है, अगर इसे हम बहुत ही सिंपल शब्दों में देखें, तो हम जानते हैं कि फॉर्मल लेटर जो होता है, वो किसी पद को लिखा जाता है ना? फॉर्मल लेटर किसी पद को लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर अपने दोस्त, रिश्तेदारों को लिखा जाता है। देखिए, जैसे आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को लिख रहे हो या प्रिंसिपल को लिख रहे हो या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, ज़रूर आपने लिखा होगा कभी ना कभी संपादक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संपादक। अगर आपने किसी संपादक को लिखा है चिट्ठी, तो ये एक पद है, आप पद को लिख रहे हो। आप किसी भी सरकारी अथॉरिटी को लिख रहे हो, अगर आप किसी बिजनेस हाउस को लिख रहे हो, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए चिट्ठी लिख रहे हो, ये सारी जो चिट्ठी होती हैं, लेटर्स होते हैं, ये सभी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। फॉर्मल, औपचारिक, इसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक। और यदि आप अपने माता पिता को चिट्ठी लिखते हैं, यदि अपने दादा दादी, नाना नानी को चिट्ठी लिखते हैं, अपने दोस्त को लिखते हैं, अपने अंकल आंट को लिखते हैं, ये सारे चिट्ठी जो होते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है ना? क्या डिफरेंस होता है इस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में? ये तो आपने ये समझ लिया कि चिट्ठी लिखा किसको जाता है, इसके आधार पर आपने डिफाइन किया, समझने की कोशिश किया कि क्या होता है फॉर्मल और क्या होता है इनफॉर्मल। लेकिन इसकी कुछ स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंस होता है, लेटर लिखने की लैंग्वेज में भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है लैंग्वेज लिखने में? अभी थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं। एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो मान लो किसी कार्यालय में काम करने गया है और हाफ पैंट में चला गया या लूजर में चला गया, पायजामे में चला गया, हाफ टी शर्ट में चला गया। आपने कभी देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। इस तरह के ड्रेस में तो आप अपने घरों में रहते हो, राइट? आप कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को आपने हमेशा से ही शर्ट पैंट, जूते, टाई, कोट, जिसकी जिस तरह की कल्चर है, उस कल्चर में अपने उसके अलग अलग ड्रेस को देखा होगा। आप सामान्य रूप से अगर समझो तो औपचारिक चिट्ठी या फॉर्मल जो हम लोग लेटर की बात कर रहे हैं, उसको इस तरह से समझिए कि किसी कार्यालय को अगर लिखा जाए, किसी कार्यालय में बैठे किसी अधिकारी को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके पद के नाम से लिखा जाता है, तो वो हो जाएगा फॉर्मल। और उसके साथ आप किस तरह से बात करते हो और अपने दोस्तों के साथ किस तरह से बातें करते हो, इसका अंदाज़ आप लगाओ। ज़रा सोचो कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ वैसे ही बात कर सकते हो जैसे ये करते हो अपने दोस्तों के साथ, जिस तरह से आप किसी अपने हेडमास्टर के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ बात करते हो, अपने टीचर से बात करते हो? आप ऐसा नहीं बात करते हैं। आप टीचर के साथ जब बात करते हैं, आप जब अपने बैंक मैनेजर के साथ बात करते हैं या किसी ऐसे अधिकारी के पास जाते हैं, बीडीओ, सीईओ, किसी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके बात करने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो फॉर्मल होता है। आप वहाँ पर सोच समझ के बात करते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों के साथ बहुत ही कैजुअली बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह का डिफरेंस लेटर राइटिंग में भी होता है। आपको लैंग्वेज का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादातर फॉर्मल लेटर की ही बात करूँगा कि फॉर्मल लेटर हमें लिखने में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम लोग बात करते हैं फॉर्मल लेटर को लिखने में जो मुख्य पॉइंट्स क्या-क्या होते हैं, ज़रा इसको समझा जाए। हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल की बात तो कर चुके हैं, मेन पॉइंट बात करते हैं फॉर्मल लेटर में क्या है। तो देखो, आप किसी भी फॉर्मल लेटर को लिखना तो उसमें ध्यान रखना कि
तिथि जो होती है, डेट जो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किस डेट में किसी व्यक्ति को, किसी पद को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मल लेटर में इसका खास महत्व होता है। ये खास महत्व वाली चीज होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके द्वारा लिखे गए चिट्ठी ऑफिस में डेट वाइज स्टोर किए जाते हैं, तो आपको लिखना होता है। जैसे मान लो आज का डेट है 26 जनवरी 2026, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया डेट। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो 26/01/2026। अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 26-01-2026। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, करेक्ट है। इसके बाद अच्छा ध्यान देना, बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि डेट को ना लेटर लिखने के बिल्कुल बाद में लिख देते हैं। लेटर लिखने के बिल्कुल बाद में, जैसे मान लो कि ये चिट्ठी है, इस तरह से मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा भी इसको किस तरह से लिखा जाना, इसमें क्या सब बातें हैं, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब डिपेंड्स ऑन द मैटर, ये सब क्या मैं लिखा हूँ। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि चिट्ठी लिखने के बिल्कुल लास्ट यहाँ पे डेट लिख देते हैं इस तरह से। ये गलत तरीका है दोस्त, इस तरह से मत करना। चिट्ठी में हमेशा ही आपको क्या करना है कि डेट को बिल्कुल ऊपर लिखना है, जो कि आसानी से बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर दिख जाए किस डेट में आया है, हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एड्रेस और एड्रेसी। एड्रेस क्या होता है, एड्रेसी क्या होता है? एड्रेस बिल्कुल सही, पता होता है भाई, एड्रेस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या होता है? पता होता है। आप जिसको चिट्ठी लिख रहे हो उसका पता। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, कई बार क्या होता है हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो वहाँ पे पूरा एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। आप सीधा टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल करके लिख सकते हो। लेकिन यदि आप कोई ऐसा लेटर लिख रहे हो जिसको कि पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, पोस्ट या कुरियर के द्वारा उसको अगर भेजा जाने की ज़रूरत है, तो आपको पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत होती है। आप जिसको भी लिख रहे हो उसको पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है कि एडिटर को, टू द एडिटर आपने लिखा, टू द एडिटर लिखा, किसको? जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है दैनिक जागरण। अब दैनिक जागरण का आपके स्टेट में सिर्फ एक ऑफिस होगा ऐसा तो कुछ जरूरी है नहीं, हो सकता है आप वहाँ के रीजनल ऑफिस को लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पर ना पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत होती है। फुल एड्रेस आप इसमें लिख दो, है ना, आप इसमें लिख दो फुल एड्रेस विथ पिन कोड, ठीक है, फुल एड्रेस विथ पिन कोड भी लिखना जरूरी होता है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपका क्या था? डेट। दूसरा पार्ट क्या था? एड्रेस। तीसरा पार्ट आता है जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात मैं इसको मार्क कर देता हूँ, स्टार लगा हुआ है। आप जान लो कि एक फॉर्मल लेटर का बहुत बड़ा और बहुत ही, मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ होता है तो वो होता है सब्जेक्ट। क्यों होता है? क्योंकि देखिए आपके बॉडी में क्या लिखा हुआ है, लेटर के बॉडी में क्या लिखा हुआ है, इसका फर्क तो जरूर पड़ता है, आपकी भाषा का फर्क पड़ता है, लेकिन कोई चिट्ठी पर एक्शन होगा या डिले होगा, बाद में होगा, पहले, ये बात डिपेंड करता है कि उस चिट्ठी का सब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है, किस मुद्दे पर चिट्ठी लिखा गया है। तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिखना चाहिए, और ये आपका जो है ना चिट्ठी का आधा हिस्सा होता है। मेरा बात मान लो आप, चिट्ठी का ये आधा हिस्सा होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल दुनिया की बात बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको जरूर लिखा जाना चाहिए। और इसको आप जैसे मान लो कि आपको कहा गया है कि आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवाना है फॉर इंग्लिश, मान लो तो इंग्लिश के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवाना है, तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना चाहिए? सब्जेक्ट में आपको लिखना चाहिए रिक्वेस्टिंग फॉर, मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा यहाँ से। मैं लिखता हूँ कि रिक्वेस्टिंग फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिर्फ ग्रामर की बात कर सकते हो, लिटरेचर की बात कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा उसको लिखना है।
इस बात को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कितना महत्व होता है सब्जेक्ट लाइन का। अगली बात है बॉडी। बॉडी में हमें करना क्या होता है कि आप जो कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हो उस चिट्ठी के माध्यम से, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, तो सबसे बड़ा जो बात आता है कि भाई ये जो बॉडी हमें लिखना है, इस बॉडी में लाइनें कैसे लिखूं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं लाइन लिखूं क्या, उसमें क्या भरूं। तो देख मेरे भाई, मैं 2-4 बात तुमको बताता हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान में रख ले। पहली बात, देखो हम कोई भी चिट्ठी लिखते हैं तो हमारी चिट्ठी लिखने का कारण क्या होता है, हमें वो कारण पता होना चाहिए, है ना। उसका हम रिजल्ट क्या चाहते हैं, है ना, उस पर क्या एक्शन होना है, क्यों होना है, कैसे होना है। ये कुछ ना सवाल आपके मन में आएगा और उस सवाल को आप कैसे लिखते हो। जैसे मान लो कि आप ना कुछ डिमांड कर रहे हो, आप कुछ डिमांड कर रहे हो अपने टीचर से, अपने एचएम से, अपने प्रिंसिपल से, आप कुछ डिमांड कर रहे हो। अब डिमांड कर क्यों रहे हो आप डिमांड कर क्यों रहे हो, आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा ना, तो रीज़न बताने के लिए आपको कैसा वर्ड लिखना चाहिए। अब देखो, आपने मान लो कि आप हिंदी में कुछ सेंटेंस सोच लिया कि आपको एक्स्ट्रा क्लास क्यों चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास आपको क्यों चाहिए। अपने मन में ये सवाल पूछो, क्यों चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास क्यों चाहिए। आपको ये सवाल अपने मन में इसलिए सोचना है क्योंकि ये सवाल आपके प्रिंसिपल के मन में भी आएगा, है ना। आपके प्रिंसिपल साहब के मन में भी ये बात सवाल है कि भाई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए क्यों। तो इससे पहले कि वो आपसे पूछें कि आपको एक्स्ट्रा क्लास क्यों चाहिए, आप बता दो ना, आप बता दो कि आपको एक्स्ट्रा क्लास क्यों चाहिए। और एक्स्ट्रा क्लास कैसे बताएंगे, रीज़न कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझो इसको। रीज़न बताने के लिए हम कौन सा बात बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपने कहा कि मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। अब ये आपने रीज़न दिया। अब रीज़न के साथ आप क्या कहोगे, इसीलिए, क्या कहोगे आप, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। यानी कि आपने देखा कि अगर आपको मेरी इंग्लिश कमज़ोर है का अंग्रेजी आता है और मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए इसका अंग्रेजी आता है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। अगर ये बात आपने अलग अलग लिख दिया, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आपने इस बात को ट्रांसलेट कर दिया कि माई इंग्लिश इज वीक, माई इंग्लिश इज वीक, और दूसरा बात आपने लिख दिया आई नीड एक्स्ट्रा क्लास, ये बात एक यहाँ पर हो गया, मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, आई नीड एक्स्ट्रा क्लास। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो यहाँ पर हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड लिखना पड़ेगा जो इन दोनों वर्ड सेंटेंस को जोड़ सके। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, देयरफॉर, उसके लिए यूज़ करूँगा देयरफॉर। अब देखो साथियों, ये दोनों सेंटेंस जो है ना, इसको मैंने जोड़ दिया देयरफॉर से, और ऐसा करके मैं एक सेंटेंस बना दिया, माई इंग्लिश इज वीक देयरफॉर आई नीड एक्स्ट्रा क्लासेस। अब देखिए इस तरह से अगर मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने कई बार लीव एप्लीकेशन वाला लिखा होगा और बीच में आपको बॉडी में लिखना पड़ता होगा कि आप क्यों बीमार, आप क्यों नहीं आए। तो जैसे मान लो कि आपने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं बीमार था, तो मैं दोनों लाइन को अलग अलग लिख देता हूँ, आई वॉज एबसेंट, आई वॉज इल। अब इस दोनों लाइन को मुझे एक साथ जोड़ना है, तो क्या करूंगा, मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं बीमार था, तो फिर इसको मैं क्योंकि के साथ कैसे जोड़ूंगा। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ आई वॉज एबसेंट, और क्योंकि के लिए क्या करूंगा, बिकॉज आई वॉज इल। तो इस तरह से देखो कि कंजंक्शन लगा के हम लोग अलग अलग सेंटेंस को एक साथ में जोड़ सकते हैं। आप ये जो कंजंक्शन लिखे हुए हैं ना, इन सब को भी आप अच्छे से यूज करो, देखो कैसे इसका प्रयोग होता है, तो फिर आपको लेटर राइटिंग में इन सब वर्ड्स के साथ में क्या होगा, प्रयोग करके आप बेहतर बॉडी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक पूरा लेटर यहाँ पे दे रहा हूँ,
ये लेटर का जो क्वेश्चन है वो है राइट ए लेटर टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अरेंज फॉर सफिशिएंट बेंचेज इन योर क्लास एज सम बेंचेज आर ब्रोकन। अब देखिए ऐसा स्थिति हो सकता है कि आपकी क्लास में कुछ बेंचेज टूट गए हैं, तो कुछ बच्चों को बैठने में दिक्कत हो रही है और इससे क्लास के संचालन में परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चिट्ठी लिखना है अपने प्रिंसिपल साहब को, अपने हेडमास्टर साहब को, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने मेंशन किया यहाँ पर डेट दे दिया, फिर टू द हेडमास्टर और स्कूल का नाम दिया है। फिर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सब्जेक्ट क्या दिया है, टू अरेंज फॉर ब्रांचेस इन क्लास रूम फॉर क्लास 12, क्लास रूम फॉर क्लास 12, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। आप अपने सर को ये जो पार्ट है ना, ये सैल्यूटेशन वाला पार्ट है, ये आपको जरूर देना चाहिए। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई, नाम दिया सुनील, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, would like to draw your attention on the subject matter as there is a shortage of benches in our class. It creates problem for us because many students either have to sit uncomfortably or they stay out of the class. Many of us face problems in sitting in the room. We earnestly request, देखिए एक बार फिर से ये जो है, ये फिर से एक बार सैल्यूटेशन का ही पार्ट कहा जाएगा इसको। We earnestly request you to arrange for the same, है ना। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट लेटर की क्लोजिंग भी है और इसमें छोटा पार्ट सैल्यूटेशन का भी है, कि आप बहुत ही विनम्रता के साथ अपने हेडमास्टर साहब को कह रहे हो कि आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए अरेंज कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए। एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट का मतलब क्या हुआ, जितनी जल्दी संभव हो सके। योर ओबीडियंट स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बच्चे का यहाँ पर रहेगा। आप चाहो तो अकेले भी रख सकते, अगर आप खुद ही लिख रहे हो तो आप योर ओबीडियंट स्टूडेंट लिखोगे और अपना नाम लिख दोगे। अगर आप पूरी क्लास से करवा रहे हो तो यहाँ पर क्लास के अपने जो सहपाठी हैं उनसे साइन करवा लोगे, कुछ बच्चे साइन कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस ये पूरा लेटर हो जाता है। मैं आपको एक काम देता हूँ ना, मैं आपको एक काम देता हूँ, आप काम ये करो